All right. Hi guys. Good evening. Good evening, Harsh. Good evening, Anjali. Hi, Ravi. Namaste, Prithviraj. Good evening, Rudra. Hi, Shivang. Hi, Pratmesh. Good, Yash. Good evening. All right. कमी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है अभी? Is it like last lecture में इसके पहले कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए थे? All right. सुप्रभात नहीं होता सत्या, सुप्रभात मतलब होता है मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी संध्या का टाइम है, संध्या मतलब इवनिंग होता है। ऑल राइट, हाँ एक बार देख लेते हैं लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या करा था। हाँ मतलब हम लोगों ने केटीजी के रिजल्ट्स डिस्कस करे थे, जिसमें प्राइमरीली वी स्पोक अबाउट द रिजल्ट ऑफ स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट? सो इफ यू रिमेंबर we spoke about this Maxwell-Boltzmann speed distribution, right? जिसमें I gave you certain ऐसे verbatim points to interpret what Maxwell and Boltzmann spoke about the speed distribution of gases, right? कैसा था कि एक इंडिविजुअल पार्टिकल, एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का स्पीड कांस्टेंट नहीं रहता है, अपॉन कोलिजन इट चेंजेस इट्स स्पीड, बट ओवरऑल जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा of speed of molecules that remains constant as long as the gas is under steady state. गैस का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है टाइम के साथ में, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड भी चेंज नहीं होता है, राइट? देन द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग सर्टेन स्पीड between a definite range, वो कांस्टेंट रहता है. And this is something which was mathematically given by this equation by Maxwell and Boltzmann, राइट? इस इक्वेशन को याद करना इतना जरूरी नहीं है जितना इसको रीड करना आना चाहिए, राइट? एंड इसके डिफरेंट टर्म्स का क्या इंटरप्रिटेशन था वो मैंने आपको बताया था ध्यान से समझने के लिए. एंड देन आई टॉक्ड अबाउट हाउ दिस इक्वेशन इज मैथमेटिकली सॉल्व्ड टू गिव यू द आंसर टू द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ क्वेश्चंस लाइक दिस. इफ यू हैव टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in its 1 mole sample at 300 Kelvin having speed between 100 and 100.1 meter per second, तो किस तरीके से इंटीग्रेशन करा जाता है, राइट? एंड सिंस इंटीग्रेशन आपको नहीं करना आता है तो एक अप्रोक्सीमेटेड आंसर आप मल्टीप्लिकेशन से भी दे सकते हो, ठीक है? हाउएवर व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट वाज कि ये जो स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स रहेंगे इस डिस्ट्रीब्यूशन के, उनके एक्सप्रेशंस आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है? तो ये सब एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज स्पीड, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये तीन स्टैटिस्टिकली इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ये आपको ध्यान में रखने रहेंगे. एंड इनके साथ एसोसिएटेड कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको प्रैक्टिस कराए थे टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट्स, ठीक है? हाँ, अब इनमें आप लोगों के क्या क्या डाउट है एक एक करके पूछ लो, आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड. हाँ बोलो पृथ्वीराज. सर एक ऊपर आपने इक्वेशन लिखा है ना सर? हाँ सर. सर इसमें सर जो आपने ग्रीन में हाईलाइट किया है सर, इसकी वैल्यू सर 0.1 कैसे आई सर? du इज द इंटरवल जिसके बीच में हम देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स कितने रहेंगे. सो दिस इज योर u and this is your u plus du. u plus du. Yes sir. Okay, so that's what makes du as 0.1. Got it sir. सर ये याद रखना इतना जरूरी है कि जितने वो आपने नीचे फॉर्मूलाज दिए सर, ये वाले? हाँ सर, मतलब और ये जो एवरेज, URMS, UMPS, ये वाले फॉर्मूलाज याद रखते हैं. हाँ सर, वो जो इक्वेशन दी आपने वो नहीं इतनी याद रखनी ना? ये उसके ऊपर वाला? हाँ सर. हाँ चलेगा, you can skip it. ओके सर. ठीक है, all right.
सो जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंटरप्रिटेशन फ्रॉम अ न्यूमेरिकल स्टैंड पॉइंट. अब मैं इसको ग्राफिकल स्टैंड पॉइंट से भी आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा. ठीक है, सो लेट मी पुट द हेडिंग ऑन दोज लाइंस. ठीक है, इसी में तुम्हारा क्वेश्चन भी आंसर हो जाएगा. यश, थोड़ा देर वेट करो. ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन of speed distribution. Now यहां पर ऑब्जर्व करना, मैथमेटिकल इक्वेशन क्या था जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने दिया था, दैट dn is equal to 4 pi n m upon 2 pi rt raised to the power of 3 by 2 e raised to the power of minus mu square upon 2 rt u square du. ठीक है, अगर ये मैं n का टर्म इधर लेके आ जाऊंगा तो ये dn by n हो जाएगा. ठीक है, नाउ ध्यान से ऑब्जर्व करना, dn क्या रिप्रेजेंट कर रहा था. dn it represented, or in fact you can talk about dn by n, it will represent fraction of molecules having speed between u and u plus du. ठीक है, where this n, capital N, this is a constant value, that is total number of molecules in sample. जो भी सैंपल हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने रहेंगे, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस टर्म n. नाउ ऑब्जर्व करना, इस चीज को ग्राफिकली कैसे रीड किया जाता है. ठीक है, सो अ ग्राफ इज ड्रॉन in such a manner that area under the graph gives fraction of molecules having speed between u and whatever interval that you take. ठीक है, u and u plus du, whatever choice of interval of speed that you take. तो ये ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है वो आप ऑब्जर्व करना. I will carefully choose the x-axis and y-axis. ठीक है, एरिया अंडर द ग्राफ क्या होता है, ये आपने पढ़ा इंटीग्रल y dx. तो यहाँ पे नोटिस करना y पर, ठीक है, आई विल प्लॉट 1 by n dn by du. ये मेरा y एक्सिस पे, सॉरी 1 by n dn by du ये प्लॉट रहेगा, एंड x एक्सिस पर मैं u रखूंगा. ठीक है, x एक्सिस विल बी u. So now you can see that y will be 1 by n dn by du into dx. dx क्या हो जाएगा, du. तो ये du कैंसिल आउट हो गया, राइट. एंड बिकॉज 1 by n कांस्टेंट है वो तो इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा. सो दिस इंटीग्रल dn, ठीक है, जिस भी लिमिट से मैं
इसको इंटीग्रेट करूंगा फ्रॉम व्हाटएवर लिमिट टू व्हाटएवर लिमिट, इट विल गिव मी द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स which have speed between the limits that I would have chosen. ठीक है, तो अगर मैं मान लो u1 से u2 इसको इंटीग्रेट करूंगा, so I will get, this will give me the fraction of molecules having speed between u1 and u2. ठीक है, ये कुछ ऐसा अगर u1 है और ये u2 है, राइट, तो जो एरिया अंडर द कर्व रहेगा, this is what is going to be my fraction of molecules having that speed between u1 and u2. ऐसा मैंने क्यों चूज करा, why did I do this on the y axis, is because I deliberately wanted the area to get me the fraction of molecules. ठीक है, ये किसने सोचा, ये एक्चुअली जिन्होंने इसके पीछे का डेरिवेशन करा, जो इसके पीछे की मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी, उन्होंने इस तरीके से सोचा. ठीक है, इफ यू रिमेंबर, जैसे अपन लोग डिस्कस करते थे, ये आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी देखा हुआ है. ठीक है, तो ये काफी कॉमन कॉन्सेप्ट है मैथ्स में. इफ यू रिमेंबर, प्रोबेबिलिटी क्या था, साई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रल. इफ यू रिमेंबर रेडियल प्रोबेबिलिटी का, तो ग्राफ किसके बीच में प्लॉट होता था, साई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर वर्सेस आर के बीच में, ताकि एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स मी द प्रोबेबिलिटी. ठीक है, so this is something which you can connect back to the radial probability distribution. ठीक है, that is why this graph is called as speed distribution. ठीक है, because the area under this graph is going to give you the fraction of molecules, ठीक है, having speed between u1 and u2. ठीक है, sometimes we also decide not to write the fraction but to get the total number of molecules. तो उस केस में, ठीक है, sometimes जनरली तो ऊपर वाला ही ग्राफ होता है यूज, बट समटाइम्स यू माइट फाइंड दिस ग्राफ आल्सो समवेयर, जहां पर y एक्सिस पर इंस्टेड ऑफ हैविंग 1 by n आई विल जस्ट हैव dn by du. ठीक है, एंड x एक्सिस पर आई विल हैव u. सो अगेन यू कैन सी दैट एरिया which comes out to be integral y dx will be equal to dn by du into du. ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड आई विल जस्ट गेट इंटीग्रल dn, ठीक है, फ्रॉम व्हाटएवर लिमिट्स u1 से u2 का, एंड दिस विल गिव मी नॉट फ्रैक्शन, दिस विल गिव मी द एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड बिटवीन u1 एंड u2. ठीक है, जनरली ये ऊपर वाला ग्राफ प्रेफर करते हैं. ठीक है, वी डोंट much prefer this second graph, but ठीक है, दोनों में आपको दिखाऊंगा that what kind of graph is drawn. Now अब ध्यान से ऑब्जर्व करना, how will the actual graph look like. ठीक है, how will this y versus x look like. ठीक है, what is at y, 1 by n dn by du versus u. ठीक है, एंड ये मैक्सवेल इक्वेशन से, ठीक है, इफ आई पुट इट ओवर हियर, ये मैक्सवेल इक्वेशन से इफ आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1 by n dn by du, ये du को बेसिकली मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा. ठीक है, तो ये क्या एक्सप्रेशन रहेगा, दिस विल बी 4 pi m upon 2 pi rt raised to the power of 3 by 2 e की पावर माइनस mu square by 2 rt u square versus u. ठीक है, इसको जब मैं प्लॉट करूंगा, ठीक है, तो नोटिस करना ये ग्राफ किस तरीके का रहेगा. ठीक है, 1 by n dn by du,
versus u. As you can see, this is on my y-axis. Can you see that y is proportional to e की power minus ax square into x square? इस नेचर का ग्राफ है ये y axis है मेरा. This is what I have on the y axis. This is what I have on the x axis. Right? And if you look the kind of relationship it is, y is proportional to e की power minus ax square into x square. ठीक है, तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू भी 0 होगी. ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा मेरा. ठीक है, अब जैसे जैसे x बढ़ेगा आप नोटिस करना ये बढ़ेगा और ये घटेगा. जैसे जैसे मैं x बढ़ाऊंगा, ठीक है, ये वाला टर्म तो बढ़ेगा बट ये वाला टर्म घटेगा. स्टार्टिंग में एक्चुअली ये डोमिनेट करता है और अपना ग्राफ इंक्रीज करेगा एंड टुवर्ड्स द एंड द एक्सपोनेंशियल टर्म स्टार्ट्स टू डोमिनेट. सो व्हाट यू हैव is something like this kind of a graph. It increases and then decreases. ठीक है, and it is not a symmetric graph. ठीक है, राइट. सो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि ग्राफ का नेचर कैसा आएगा. It will come like a bell-shaped diagram, right? Why will it come like a bell-shaped curve? Because of this kind of relationship. जैसे जैसे मैं x एक्सिस की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ ये बढ़ रहा है बट ये कम हो रहा है. स्टार्टिंग में ये x स्क्वायर वाला पार्ट डोमिनेट करेगा. ठीक है, इसलिए स्टार्टिंग में इंक्रीज करेगा एंड देन फिर बाद में फॉर हायर वैल्यूज ऑफ x द एक्सपोनेंशियल टर्म स्टार्ट्स टू डोमिनेट एंड द ग्राफ विल डिक्रीज. ठीक है, now this is how you observe the graph of speed distribution. ठीक है, this is the important result coming from that equation. Now what does it tell you? ठीक है, यहाँ पे notice करना what you can observe from this graph is, ठीक है, that this is low speed. ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे तो रिलेटिवली ये एरिया ऑफ अ थिन स्ट्रिप छोटा रहेगा. ठीक है, व्हाट डज दिस मीन? दैट लेस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव लोअर स्पीड. ठीक है, कोई ये लोअर स्पीड होगी. ठीक है, मान लो ये 10 मीटर पर सेकेंड है और ये 10 प्लस 0.1. ठीक है, एंड मैंने ये एरिया निकाल लिया. ठीक है, इंटीग्रेशन करके तो ये क्या हो गया, लो स्पीड्स पे मैंने एरिया निकाल लिया और मुझे क्या समझ में आ रहा है कि ये छोटा एरिया रहेगा बिकॉज ऑफ द लेसर हाइट. ठीक है, यहां पर लेस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव वेरी लो स्पीड. ठीक है, इनफैक्ट यहां पर भी अगर मैं एक थिन स्ट्रिप का एरिया निकालूंगा तो वो क्या हाईलाइट करेगा, दैट लेस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव वेरी हाई स्पीड. ठीक है, ना तो लो स्पीड पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स है ना ही हाई स्पीड पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स है. ठीक है, यहां पर इस रीजन में, ठीक है, एज यू कैन नोटिस दैट larger fraction of molecules have speed around some moderate values of speed. ठीक है, this will be something which will be moderate speed. ठीक है, 300, 400, 500 मीटर पर सेकेंड के आसपास की स्पीड्स रहेंगी फॉर अ गैस लाइक ऑक्सीजन एट 300 केल्विन. तो इस मॉडरेट स्पीड के अराउंड, ठीक है, यू हैव अ लार्जर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, नाउ अब इस ग्राफ को और किन तरीके से रीड करना आपको आना चाहिए.
ठीक है, एक एक करके ऑब्जर्व करना. एक तो ये जनरल इंटरप्रिटेशन हो गया आपका, ठीक है, दैट हाउ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ हैज टू बी रेड. ठीक है, अब इसके थोड़े बहुत और इंटरप्रिटेशंस हैं, वो आप अच्छे से समझना. ठीक है, नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन ऑब्जर्व करना. ठीक है, मैं एक एक करके इस तरीके से आपको ये ग्राफ ड्रॉ करके दूंगा. लेट मी एक्चुअली ड्रॉ अ टेम्पलेट, फिर मैं उसको कॉपी पेस्ट करता रहूंगा. ठीक है, दिस इज 1/n dn by du versus u, and this is the nature of the graph. Now let me copy this. All right, so in this graph, if I have u1 and u2 as the limits and I shade this area, okay, what does this area mean? This area means fraction of molecules having speed between u1 and u2. ठीक है, if I have this kind of graph, यहाँ पे आप नोटिस करना, this is like extremely thin strip का एरिया जो मैं निकाल रहा हूँ. ठीक है, यहाँ पर ये thin strip का एरिया, this area of thin strip, what do I mean by thin? Infinitely small thin. ठीक है, so this area of thin strip will represent fraction of molecules having very low speed. ठीक है, जो भी ये वैल्यू रहेगी यहाँ पर इसके अराउंड. ठीक है, मान लो ये 10 है, तो 10 और 10 से 10.00001 के बीच में. ठीक है, जितना थिन करूंगा उतना एक्यूरेटली आई विल गेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग दैट लो स्पीड. ठीक है, बट अगर मैं ऐसे ब्रॉड इंटरवल ले रहा हूँ u1 से u2, तो उसके बीच का एरिया मुझे रिप्रेजेंट करेगा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड बिटवीन u1 एंड u2. ठीक है, लेट्स से नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस एरिया. ठीक है, 0 से u के बीच में मैंने ये एरिया शेड कर दिया. व्हाट डज दिस एरिया रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट्स fraction of molecules having speed between 0 and u, right? And I can write this as having speed less than u. That means the same thing. है कि नहीं? ये समझ में आया? That this area, it represents the fraction of molecules having speed between 0 and u, which is as good as saying fraction of molecules having speed less than u. ठीक है, if I kind of draw this diagram in which I shade this area. ठीक है, इसको u1 बोल देते हैं actually for it to be a particular value. What would this area represent? This area would represent fraction of molecules having speed between u and infinity, which can be written as having speed greater than u. Or u1 actually, right?
समझ में आ रहा है ये कैसे रीड करना है इस ग्राफ को? अच्छा, कल को इफ यू हैव अ ग्राफ समथिंग लाइक दिस एंड उसमें मैंने पूरा एरिया ही शेड कर दिया, व्हाट वुड दिस एरिया बी? What would this represent? It would represent fraction of molecules having speed between 0 and infinity. And that will be all the molecules. तो fraction कितना हो गया? 1. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कब रिप्रेजेंट करता? ठीक है, ये आप ध्यान से नोटिस करना, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब रिप्रेजेंट करता जब मैं ये 1/n हटा देता, and then I would have spoken about the total area. Then the total area would have been n, that is the total number of molecules. ठीक है, ऊपर वाला ग्राफ फ्रैक्शन बताता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड बिटवीन 0 and infinity, that fraction is 1. ठीक है, ये समझ में आया आपको? Are you able to get this interpretation of this graph? All right. तो इस ग्राफ को रीड करना आपको आना चाहिए. ठीक है, द ग्राफ ऑफ मोलिकुलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, विच कम्स फ्रॉम दिस मैक्सवेल इक्वेशन. इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? फर्स्ट, यू अंडरस्टैंड इट्स अ बेल शेप कर्व, which means a less fraction of molecules have low speed, a less fraction of molecules have high speed. More or less the speed lie around certain average or moderate values. That is one reading. Okay. Then you have another set of readings which are these individual graphs. Okay. जिसमें particular shaded area क्या represent करता है वो आपको समझ में आना चाहिए. ठीक है. Now अब ऑब्जर्व करना, ठीक है, मॉडिफिकेशंस टू दीज ग्राफ्स इफ यू चेंज सर्टेन पैरामीटर्स. ठीक है, दैट इज आल्सो समथिंग व्हिच यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड वेल. ठीक है, ये लास्ट वाले ग्राफ में इसको आप रीड करो ना, इसमें मैंने यहाँ पे नोटिस करना ये y एक्सिस चेंज कर दिया है. ठीक है, यहाँ पे y एक्सिस अलग था, यहाँ पे द y एक्सिस वाज 1/n dn by du. ठीक है, so this y axis used to represent fraction as the area under the curve. This y axis represents number of molecules as area under the curve. ठीक है, so you should be able to understand what it means. ठीक है, all right. Now let me put another detailing with the graph, and that is this was something which was as I said, okay, I should clearly highlight here, this is the speed distribution of a given gas. Okay, this is something which you can call as speed distribution of a given gas at a given temperature. ठीक है, टेम्परेचर फिक्स किया हुआ है, बेसिकली मॉलिक्यूलर वेट फिक्स किया हुआ है, तो जस्ट देख रहे हैं कि उस पर्टिकुलर गैस के लिए एट अ गिवन टेम्परेचर कैसा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा. नाउ आई वुड वांट टू एक्सप्लोर what will happen if I change the gas or if I change the temperature. ठीक है, how would my graphs look like? ठीक है, और in fact even before that, ठीक है, in fact even before that, let me actually first highlight these important statistical results जो हमने last class में निकाले थे. ठीक है, how they look on the graph. Okay, so in fact let me put the heading that important
स्टेटिस्टिकल, ठीक है, मोलिकुलर स्पीड or you can say speeds represented on graphs, ठीक है, ये जो हमारा ग्राफ रहा है, ठीक है, इस पे you will notice जो हमने लास्ट क्लास में 3 इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल टर्म्स बताए थे मोलिकुलर स्पीड के, क्या क्या थे? वन वाज UMPS। तो अब यहाँ पे आप नोटिस करना, ये जो मैक्सिमा है, ठीक है, पृथ्वीराज यहाँ पे नोटिस करो, तुम थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे, ये जो मैक्सिमा है ये करस्पॉन्ड करेगा किसको? UMPS को, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, बिकॉज इसके अराउंड जो थिन स्ट्रिप का एरिया होगा दैट विल बी द मैक्सिमम एज कंपेयर टू एनी अदर speed, and this was what we had calculated as root 2 RT by M, ठीक है, this is UMPS, most probable speed, ठीक है, this corresponds to the maxima। इसका डेरिवेशन कैसे निकाला होगा ये अब आपको मैंने लास्ट क्लास में नहीं बताया था, बट इसका डेरिवेशन आप निकाल सकते हो। ऑल यू नीड टू डू इज पुट dy by dx equal to 0 and you will get this value of u, ठीक है। आप dy by dx इसको डिफरेंशिएट करना, ये जो y एक्सिस पे टर्म आई है आपकी, ठीक है, ये जो टर्म है, ठीक है, इसको विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट करो, ठीक है। ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट है तो इट डजंट मैटर, ये e की पावर माइनस u स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर वाला पार्ट आप चेन रूल से डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा जहां पर ये UMPS मैक्सिमम रहेगा, एज इन ये स्पीड मिलेगा जहां पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी मैक्सिमम, ठीक है। आपको करना है आप कर लो डिराइव, बट मैंने आपको बताया तरीका किस तरीके से करा जाता है। देन नोटिस करना U एवरेज इसके थोड़ा सा आगे आता है, ठीक है। दिस करस्पॉन्ड्स टू U average which is when calculated came out to be root 8 RT by pi m, and इनके थोड़ा सा और आगे आपको मिलता है URMS, ठीक है। तो URMS is a higher value, this is root 3 RT by m, so this is how these are to be represented, ठीक है। नोटिस करना ये स्पीड जो ये x एक्सिस वैल्यूज है, ठीक है, they are in this manner that the value of URMS is more than U average is more than UMPS, but if you talk about the y axis, ठीक है, y axis क्या represent कर देगा? Y axis will not exactly represent the fraction but the thin strip का area, ठीक है, extremely thin strip का area around these speeds, ठीक है, एक्सट्रीमली थिन स्ट्रिप का एरिया अराउंड दीज स्पीड्स विल रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स अराउंड दैट स्पीड, ठीक है। सो यहाँ पे आप नोटिस करना ये y एक्सिस का कैसा है, फ्रैक्शन ऑफ UMPS, f I should say fraction of U average and f fraction of URMS। इसमें you will notice that the order is in this manner, that y axis of UMPS is more than U average then URMS, ठीक है। सो इसका रीडिंग किस तरीके से रहेगा, that FUMPS, ठीक है, that is the fraction of molecules having speed around UMPS is more than U average is more than URMS, ठीक है। मैंने यहाँ पे अराउंड वर्ड यूज किया है
trying to highlight the fact कि UMPS के smallest interval around UMPS पे क्या फ्रैक्शन रहेंगे. ठीक है, इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ. ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए. How these three speeds are represented on the graph. ठीक है, and this is something which is a non-symmetrical graph. ठीक है, ये आप नोटिस करना, it is not symmetrical. ठीक है, this is something जिस पर इस बार के JEE एडवांस में एक्चुअली क्वेश्चन बना था. ठीक है, तो मैं आपको इस साल के JEE एडवांस का क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ. ठीक है, and then you will realize what kind of tricks that are played by JEE Advanced. So 2020. All right. I think paper 2 में था. नहीं, I think paper 1 में था. Let me just quickly take that question. All right. So ये इस बार के JEE एडवांस का क्वेश्चन था. इसमें ये कैच हो गया था, as per the figure. तो इसमें as per the figure में आप नोटिस करोगे, by giving these graphs and these grid lines, what they have done is they have deliberately drawn a symmetrical distribution. Okay, they have kind of drawn a symmetrical distribution, and because of that symmetrical distribution, what you can conclude is that UMPS and U average are equal. ठीक है, and this is something which is a unique question by itself. ठीक है, because इसके पहले you will not find कि ऐसा question किसी बुक में होगा. मतलब ये नहीं सोचा लोगों ने, मतलब ठीक है कि जनरली, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है that is an asymmetrical distribution, and that is why like ये जो average है और most probable speed है, they are not coinciding. ठीक है, तो सिमेट्रिकल होने से आप नोटिस करोगे ना, अगर कोई सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका एवरेज एकदम बीचों बीच ही आता है. राइट, इफ यू हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन समथिंग लाइक दिस 1 3 5 3 1, राइट, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन का जो एवरेज रहेगा वो एकदम बीचों बीच ही आएगा. ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट वी आर सीइंग कि यहाँ पर you have UMPS equal to U average. ठीक है, and that eliminates these two options, and of course between A and B, like you will notice that the ratio of UMPS to URMS, like RMS will not be same. ठीक है, because even in case of a symmetrical distribution, ठीक है, U1 plus U2 plus till UN upon N is not going to be equal to U1 square plus U2 square plus UN square by N का square root. ठीक है, ये मैंने आपको काफी पहले ही बताया था कि ये दोनों इक्वल नहीं होंगे. U average, U RMS will not be equal. So this also eliminates this first option and you get the answer to the
B option as the correct one. ठीक है, तो this is something which was a twist, ठीक है, over the normal questions. ठीक है, and generally, ठीक है, ये काफी स्टूडेंट्स का गलत हुआ होगा, काफी स्टूडेंट्स ने एक्चुअली इसका सी आंसर मार्क कर दिया होगा. ठीक है, बिकॉज लाइक ये जो √2 is to √8/pi is to √3 की वैल्यू है, वो एक्चुअली यही वैल्यू है. आप जब एनसीईआरटी में या फिर अलग अलग बुक्स में भी पढ़ते हो, ठीक है, जो ये ट्रेडिशनल अपना आंसर रहता है ऑफ द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ U MPS, U एवरेज एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड, तो ये वैल्यूज रहती हैं. तो इसमें काफी बच्चों ने ये सी ऑप्शन मार्क कर दिया था एंड दे डिडंट रियलाइज द ट्विस्ट, दे डिडंट रियलाइज दिस पार्ट कि एज पर फिगर पूछा जा रहा है एंड दिस फिगर इज अ सिमेट्रिकल ग्राफ, नॉट एन एसिमेट्रिकल वन. तो इस तरीके से फंसाते हैं जेई में, ठीक है, स्पेशली एडवांस में. ठीक है, नाउ तो ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन, स्पीड्स का रिप्रेजेंटेशन कैसा रहता है ऑन द ग्राफ. ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस वन मोर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट विद दीज ग्राफ्स. ठीक है, तो ध्यान से ऑब्जर्व करना है यहाँ पर. चेंज इन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन टेम्परेचर. ठीक है, कैसा रहेगा यहाँ पे आप नोटिस करना. लेट्स से यू हैव copy this graph. ठीक है, you have this graph at a certain temperature. ठीक है, say T1. ठीक है, and you change the temperature and your graph becomes something like this. Let me ठीक है, इस तरीके से लेट्स आपका ग्राफ बन गया. ये T2 टेम्परेचर पर है. तो आई एम आस्किंग यू कि T1 T2 में क्या रिलेशनशिप है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. एनी गेस वर्क. नहीं, सुमित आपका गड़बड़ है. दिशा राइट, ऋग्वेद राइट, आस्था राइट. नहीं, शिवांग आपका गड़बड़ है. हाँ, पृथ्वीराज यू आर राइट. ध्रुवा आपका आंसर इनकम्प्लीट है. लाइक रिलेशनशिप बताओ ना. नहीं, शुभम आपका भी गड़बड़ है. हार्दिक आपका भी गड़बड़ है. हाँ राइट रुद्र. कैसे आप बता सकते हो आंसर? सो यू कैन एक्चुअली डू अ क्विक चेक. ठीक है, इसमें नोटिस करना ये वैल्यू रहेगी √2r T2/m एंड ये वैल्यू रहेगी √2r T1/m. ठीक है, these will be the MPS corresponding to the peaks and you can see this value. ठीक है, speed is on the x axis. ठीक है, don't focus on y axis. Speed is on x axis. ठीक है, तो जो UMPS की वैल्यू है वो x एक्सिस पर है. तो यहां से आपको दिख सकता है, यू कैन गेट द कंक्लूजन दैट T1 T2 में एक्चुअली T1 बड़ा है. ठीक है, so what you understand from this graph as a result is that upon
increase in temperature, ठीक है, upon increase in temperature the graph becomes broader, ठीक है, T2 से मैं T1 जा रहा हूं अगर, तो मैं क्या कर रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, ठीक है. So upon increase in temperature what happens is that the graph becomes broader and the peak shifts towards right, ठीक है. जो पीक है ये थोड़ा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी एंड ये ग्राफ जो है वो थोड़ा सा बैठ जाएगा, इट विल बिकम मोर ब्रॉडर, ठीक है. दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू चेंज द टेम्परेचर, ठीक है. इसमें ये सेकंड वाला पॉइंट तो बहुत ही इंट्यूटिवली समझ में आ जाएगा, ठीक है, दैट व्हाई इंक्रीज इन टेम्परेचर विल शिफ्ट द पीक टुवर्ड्स राइट, क्योंकि यूएमपीएस की वैल्यू बढ़ गई है ना, एक्स एक्सिस पर है ना यू. टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो यूएमपीएस की वैल्यू बढ़ जाएगी. पहले कम स्पीड पर यूएमपीएस आ रहा था, अभी ज्यादा स्पीड पर यूएमपीएस आएगा, राइट. तो ये राइट में शिफ्ट हो जाएगी पीक, ये आपको समझ में आया. बट ये ग्राफ नीचे क्यों हो जाएगा, व्हाई कांट इट बी ऑफ द सेम हाइट, व्हाई कांट इट बी ऑफ अ ग्रेटर हाइट, व्हाई डिड इट गो नीचे, व्हाई डिड द ग्राफ बिकेम ब्रॉडर, व्हाई डिड द डिस्ट्रीब्यूशन बिकेम इन द फॉलोइंग मैनर, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है. उसका आंसर आप इस तरीके से सोच सकते हो कि टोटल एरिया अंडर द ग्राफ क्या था, टोटल एरिया अंडर ग्राफ 1 रहेगा एंड वो चेंज नहीं हो सकता. तो अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस के अलोंग फैल रहा है तो उसकी हाइट कम होगी ना, ताकि टोटल एरिया दोनों के केस में सेम ही रहे, दैट इज 1. यू कैन थिंक ऑफ इट इन दिस मैनर. और ठीक है, और if you do not want to think of it in this manner then you can actually calculate the y-axis values, कि ये जो y-axis value रहेगा corresponding to UMPS, ये क्या होता है, how much is this, ठीक है. if you actually calculate this, ठीक है, मैंने तो करा हुआ है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, बट चाहो तो आप खुद भी कर सकते हो. this is 4 times E upon root pi into 1 upon UMPS. तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो यू कैन नोटिस यूएमपीएस की वैल्यू बढ़ेगी, तो ये जो वाई एक्सिस की वैल्यू है ये घट जाएगी, ठीक है. कहाँ से लाया मैं ये मैंने वही मैथ्स करी, डिफरेंशिएट करा, ठीक है. ये जैसे यहाँ पे मैंने बताया था आपको, dy बाई डी एक्स पुट करा तो उससे मुझे मिल गया कि x की वैल्यू जिस पर मैक्सिमम आएगा, और उसको मैंने पुट कर दिया वापस से अपनी इक्वेशन में, तो मुझे करस्पॉन्डिंग ये y की वैल्यू भी मिल गई, ठीक है. बेसिकली यहाँ पर ये जो y एक्सिस है, यहाँ पर मैंने u की जगह UMPS डाल दिया, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर मुझे ये मिल गया, ठीक है. तो मैं ऐसे भी सोच के बता सकता हूँ, ठीक है. बट दिस इज समथिंग विच आई फाइंड फार मोर कॉम्प्लिकेटेड. आई फाइंड द आर्ग्यूमेंट वेरी सिंपल कि टोटल एरिया सेम रहना है, ठीक है. टोटल एरिया इज गोइंग टू रिमेन द सेम. सो आई कैन थिंक ऑफ इट इन अ मैनर कि अगर कम टेम्परेचर पर, ठीक है, दिस इज द प्लॉट, ठीक है, तो ज्यादा टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, अगर ग्राफ ब्रॉड हो रहा है तो पीक छोटी होनी पड़ेगी ताकि एरिया दोनों ग्राफ्स का सेम रहे, ठीक है. इज दिस क्लियर? ये समझ में आ रहा है या फिर ऊपर से जा रहा है?
ठीक है, ऊपर से जा रहा है, काफी लोगों के ऊपर से जा रहा है। ऑल राइट, वापस समझने की कोशिश करो, ठीक है। लेट मी टेक अनदर अटेम्प्ट एट ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस। ऑल राइट, डिलीट, दोबारा ध्यान से समझना। आई हैव दिस क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है। अब आप खुद ही इस चीज को फिगर आउट करने की कोशिश करो दैट you have this distribution of 1 by n dn by du versus u, which is a bell shaped curve, ठीक है। एंड ये मैंने किसी T1 टेम्परेचर पे प्लॉट किया है, ठीक है। नाउ इसमें लेट मी आस्क यू कि ये जो x एक्सेस पे स्पीड है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी थी, हम लोगों ने निकाल ली थी, दैट दिस इज √2RT/m, ठीक है। इफ आई आस्क यू अबाउट दिस y एक्सेस वैल्यू, तो आप ये फिगर आउट करके मुझे बताओ कि ये क्या रहेगा। हाउ विल यू फिगर दिस आउट? You will figure this out from the fact that 1 by n dn by du is equal to 4 pi m upon 2 pi rt raised to the power of 3 by 2 e की power minus mu square upon 2 rt u square. This is the value. So in this you substitute u as umps to get the y-axis value. निकाल के बताओ, इसमें पुट करो, क्या बन रहा है ये? करके देखा नहीं देखा? कैसा बनेगा ये? So you put m upon 2 pi rt raised to the power of 3 by 2 and e की पावर, अब ये माइनस m अपॉन 2RT इंटू यू स्क्वायर, यू स्क्वायर क्या है 2RT/m, और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई, ठीक है, इंटू m अपॉन 2 पाई RT, ठीक है, रेज़ टू द पावर ऑफ 3 by 2 इंटू ये e की पावर -1 हो गया, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पर ये नोटिस करना 2RT/m की पावर 1 है, ठीक है। और इनको अब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या हो रहा है, ठीक है, ये 2RT, ये m अपॉन 2RT है रेज़ टू द पावर ऑफ 3 by 2, तो यहाँ पर ये क्या बचेगा, ये पाई मैं बाहर निकाल लूंगा, ठीक है। तो ये 4 अपॉन रूट पाई बाहर रहेगा, ये e 1 अपॉन ई रहेगा, एंड देन इन दोनों को मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये m अपॉन 2RT की पावर 1/2 बचा, ठीक है, विच इज एज गुड एज सेइंग दैट दिस इज 4 अपॉन e रूट पाई इंटू 1 अपॉन u mps. दिस इज व्हाट इज देयर ऑन द y एक्सिस, ठीक है। अभी समझ में आया y एक्सिस पे क्या है नाउ, ठीक है। इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर तो क्या हो जाएगा, umps which is equal to √2RT/m increases. What does this mean? That the peak shifts towards right,
ठीक है, एंड यहाँ पे नोटिस करना कि जो ये y वैल्यू थी, y वैल्यू एट UMPS, ठीक है, विच वॉज 4/e√π इंटू 1/UMPS, ये क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया, दैट पीक शिफ्ट्स डाउनवर्ड्स, ठीक है, क्योंकि y एक्सिस की वैल्यू कम हो रही है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, राइट। सो thus now you can see that if this was the graph, ठीक है, at a higher temperature, ठीक है, तो ये पीक राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी एंड डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, ये T1 रहेगा, ये T2 रहेगा, हायर टेम्परेचर पे we'll observe that the peak shifts downwards and towards right, ठीक है। ये कैसे बना, इसका मैथ्स ये आप देख के समझ लो, I will not delve into the reworking of it, you should be able to grasp कि ये कैसे बना। ठीक है, मैं जूम आउट कर देता हूँ। अभी समझ में आया हाउ इंक्रीज इन टेम्परेचर पीक शिफ्ट टुवर्ड्स राइट एंड पीक शिफ्ट टुवर्ड्स डाउनवर्ड होता है। नहीं सुमित, तुम खुद से समझो, आई विल नॉट एक्सप्लेन। ये मैथ पार्ट मैंने करके दिखा दिया, मैं इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई करके नहीं बताऊंगा, सब कुछ एक एक स्टेप लिख के बता दिया मैंने। ठीक है, ऑल राइट, नाउ अब ऑब्जर्व करना दैट मोलिकुलर और इनफैक्ट चलो मोलिकुलर वेट के पहले भी मैं क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूँ, ठीक है। लेट मी आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम यू and you try and give me an answer either as true or false, ठीक है। So the statement is something of this nature, let me pick up the statement. Okay, let me actually write that statement for you. Right, true or false. So the question is, or statement is in this following manner: upon increase in temperature, fraction of molecules having speed less than
a particular value. Decreases. Most of the students are giving the correct answer. All right. The correct statement is true. कैसे आप इसको ग्राफिकली समझ सकते हो? ठीक है, if you will notice, ये लोअर टेम्परेचर का ग्राफ था, ठीक है, एंड ये हायर टेम्परेचर का ग्राफ है. ये T1 है, ये T2 है, ठीक है. इनफैक्ट इफ आई वाज टू सिलेक्ट दिस, ठीक है, इसको मैं ऐसे हायर टेम्परेचर पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है. T2 was greater than T1. तो अब मान लो कोई एक स्पीड थी, ठीक है, दिस इज सम U1 स्पीड. नोटिस करना what is representing the fraction of molecules having speed less than U1. The black area versus the red area, which is greater. Okay, the black area that represented the fraction of molecules having speed less than U1 is greater than the red area, which is representing the same speed, same thing, but at a higher temperature. ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से ग्राफिकली रीड कर सकते हो. All right, if I ask you, यहाँ पर ऑब्जर्व करना, I ask you the same true and false type question only, and upon increase in temperature, fraction of molecules having speed more than a particular value increases will this be true or false? Again, the statement will be true. ठीक है, किस तरीके से आप ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पर? Again, I can help you read and interpret it graphically. ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना. वन बाय एन dn by du वर्सेस u, ठीक है, ये लोअर टेम्परेचर का ग्राफ रहेगा. वेट, ठीक है, एंड ये हायर टेम्परेचर का ग्राफ रहेगा. ठीक है, सो आपने कोई एक स्पीड पकड़ी, से u, and this is the higher temperature graph.
ये T1 है और ये T2 वाला ग्राफ है. तो यू कैन नोटिस द ब्लैक एरिया, ठीक है, वर्सेस द रेड एरिया नाउ. Which will have a greater value, T1 and T2 में, course T2 is greater than T1, and यहाँ पर आप black area, because black area represents the speed of molecules having speed greater than u, and यहाँ पर red area, it will represent the speed of molecules having speed greater than u. Red area ज़्यादा हो जाएगा, so the fraction of molecules having speed greater than a particular value, it increases. ठीक है. एंड इसमें आपको कुछ डाउट आ रहा होगा, तो आई वुड एनकरेज यू टू एक्सप्लोर दैट डाउट. हाँ, हर्ष को आ गया. बोलो हर्ष. हेलो सर. सर वो डिपेंड करेगा ना सर कि ज्यादा होगा, डिपेंड्स अपॉन स्पीड ना, कि हमने स्पीड का लिया है. नहीं डिपेंड करेगा सर. इफ वी टेक इट एज 0 तो फिर एरिया तो फिर सेम ही रहेगा ना. एक्सेप्ट 0 ऑफ कोर्स. मतलब देन मोर देन अ पर्टिकुलर वैल्यू मीन लाइक 0 के आगे ही बात करेंगे हम लोग. ठीक है सर. फिर यहाँ की भी स्पीड लोगे ना तब भी आंसर आपका सेम ही आएगा. थोड़ा सोचना if you are able to get an answer to that. ठीक है सर. All right. टोटल एरिया दोनों ग्राफ में सेम रहेगा ना पृथ्वीराज. ये टोटल एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? ये मैंने क्या बताया था, ये टोटल एरिया 1 रिप्रेजेंट करता है ना, irrespective of the gas or the temperature you are going to plot at it. Total area is going to be 1 because it represents the fraction of molecules having speed between 0 and infinity. That will be all the molecules. All right. So ये टेम्परेचर के साथ का वेरिएशन हो गया. ठीक है. इसी तरीके से अगर मोलिकुलर वेट चेंज होगा, यानी कि गैस हम चेंज कर देंगे, तो भी कैसा डिफरेंस आएगा यहाँ पर नोटिस करना. चेंज इन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, नोटिस करना. चेंज इन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन with change in molecular weight. So I'll just quickly close this in form of a simple question. Okay, so let's say you have a graph which represents the speed distribution 1 by n dn by du versus u. Okay, and this is one graph and this is another graph. This is at the same temperature. ठीक है, दो गैसेस हैं, एक का मॉलिक्यूलर वेट m1 है, एक का मॉलिक्यूलर वेट m2 है. कैन यू क्विकली टेल मी कौन सा बड़ा कौन सा छोटा? व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन m1 एंड m2? राइट रुद्विक. अगेन गड़बड़ मत करो. आप यहाँ देखो ना, एक्स एक्सिस पे UMPS कैसा है, किसका कम है किसका ज्यादा है? This is UMPS1, this is UMPS2. From the graph you can see that UMPS2 has a greater value. Right now if you were to write this as root 2 RT by M1 and this as root 2 RT by M2, right, you will get the answer that M1 will be greater than M2.
ठीक है, सो दैट बिकम्स योर आंसर। ठीक है, इसको हम लोग वर्बैटिम कैसे लिख सकते हैं? We can say that the lighter gas has a broader distribution. As compared to a heavier gas. ठीक है, ये समझ में आया? All right. So this is something which is again important from the perspective of speed distribution. आपको graphs का knowledge अच्छे से होना चाहिए. You should be able to read and understand these graphs. All right. Now, without getting into much of the detail, okay, I would quickly like to add two more results to our understanding of, or in fact, three more results to our tally of results from KTG. ठीक है, तो यहाँ पर नोटिस करना. Let me talk about let me first talk about the result, which is collision frequency. ठीक है, we represent it using again the symbol Z. काफी बार देख लिया है हमने सिंबल, बट वापस से यूज होता है. तो पहले इसका डेफिनेशन देख लेना, what it means. Collision frequency is defined as average number of collisions, okay, average number of bimolecular collisions especially, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच के कोलिजन. सो कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज एवरेज नंबर ऑफ बायमोलिकुलर कोलिजन्स of a molecule per second. ठीक है, so what we are saying is that एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, कोलाइड करेगा. ठीक है, देन अगेन इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन, फिर से कोलाइड करेगा, फिर से चेंज कर लेगा, स्पीड, डायरेक्शन सब चेंज कर लेगा. ठीक है, यू डोंट नो. तो एक सेकेंड में कितने कोलिजन्स कर रहा है ऑन एन एवरेज, दैट इज व्हाट इज डिफाइंड एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी. की एक मॉलिक्यूल in a time duration of 1 second does how many collisions on an average. Now this is something which has an important role in understanding rates of reaction. ठीक है, जब हम लोग आगे फ्यूचर में बायमोलिकुलर मींस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स. ठीक है, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि तीन मॉलिक्यूल्स भी एक साथ आके कोलाइड करें. ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट चार मॉलिक्यूल्स एक साथ आके कोलाइड करें, बट इनकी प्रोबेबिलिटीज बहुत कम हो जाती हैं. तो जनरली जो कोलिजन्स हो रहे हैं बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मोस्ट यू कैन से 99.9% ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स द कोलिजन्स आर बायमोलिकुलर ओनली. ठीक है, द चांस ऑफ थ्री molecules or three particles simultaneously colliding with each other is extremely low. ठीक है, so this collision frequency is calculated by keeping in context bimolecular collisions. ठीक है, now notice करना, अब मैं इसमें
सीधे सीधे रिजल्ट लिख रहा हूँ इसका, that as per KTG how this z comes, this is equal to root 2 pi d square into u average into n by v. ठीक है, where d represents diameter of molecule, considering it to be spherical, diameter of the particle or the molecule that we have. U bar is the average speed. ठीक है, n is the total number of molecules in the sample. And V is the volume of vessel. ठीक है, so this will be an important result to understand, because in future जैसे मैंने आपको बताया कि जब chemical reactions होते हैं, ठीक है, मान लो N2 is reacting with H2, ठीक है, to form certain molecules, right? In fact, this is a more complicated example. A more simpler example would be something of this nature. Say H2 plus Br2, ठीक है, they are combining to form 2HBr. तो इसमें the rate at which the reaction is going to happen is going to depend on how these two molecules are colliding. The more frequently these molecules collide with each other, the more rapid rate of reaction will be. So this result is kind of a building block towards that. ठीक है, that let's say if you have a given gas, then how many times its molecules, ठीक है, a given molecule will collide with other molecules in a given second. ठीक है, now इसका डेरिवेशन कैसा रहेगा, इसका डेरिवेशन कहाँ रहेगा, मैं आपके साथ में अगेन एक लिंक शेयर कर दूंगा. ठीक है, सिमिलर टू जैसे मैंने आपको आइडियल गैस इक्वेशन के डेरिवेशन के बारे में बताया था, ठीक है, वैसा ही इसका भी डेरिवेशन है. ठीक है, इट्स एन इंटरेस्टिंग डेरिवेशन, अगर आप पढ़ोगे तो काफी काम आएगा. बट अगेन आई विल नॉट लाइक टू लाइक स्पेंड दैट टाइम डेडिकेटली अभी ओवर हियर इन द जूम सेशन, बिकॉज इट इज नॉट समथिंग जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है. ठीक है, यू आर नॉट गोइंग टू बी एक्चुअली asked to work on the derivation. ठीक है, you need to remember the result. ठीक है, but out of curiosity, if you want to understand that result, I'll share that link. ठीक है, मैं in fact देखता हूँ, I might have that link somewhere listed. ठीक है, मैंने लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दिया है. आप लोग को जब पीडीएफ दूंगा, आप इस पे क्लिक करोगे, यू शुड बी एबल टू, लेट मी जस्ट क्लिक एंड चेक. हाँ ठीक है, चल रहा है. इस पे आपको देखने को मिलेगा इसका एक क्विक डेरिवेशन. ठीक है, हाउएवर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिजल्ट ध्यान रखना. ठीक है, देन एक और रिजल्ट जो कि आपको केटीसी से ध्यान रखना रहेगा. ठीक है, वी कॉल इट एज मीन फ्री पाथ. ठीक है, मीन फ्री पाथ और represented by the symbol lambda. ठीक है, इसका डेफिनेशन नोटिस करना, फिर मैं इसका रिजल्ट भी लिखवाता हूँ. लाइक इसका डेफिनेशन रहेगा एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल between successive collisions. So जैसे मैंने अभी आपको बताया, you have a system. ठीक है, इनमें एक गैस का पार्टिकल है, ये कुछ डिस्टेंस मूव करा, फिर कोलाइड कर गया, फिर कुछ डिस्टेंस मूव किया, कोलाइड कर गया. ठीक है, फिर कुछ डिस्टेंस मूव किया, कोलाइड कर गया, फिर कुछ डिस्टेंस, फिर कुछ डिस्टेंस. तो द डिस्टेंस कैन बी स्मॉल और बिग डिपेंडिंग अपॉन, ठीक है, हाउ द पार्टिकल इज मूविंग. नाउ
इन सब का अगर मैं एक एवरेज वैल्यू प्रिडिक्ट करना चाहूँ, ठीक है, कि बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ठीक है, एवरेज डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है पार्टिकल, ठीक है, यहाँ पे ये मान लो D1, D2, D3, D4, ये सब डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस हैं जो कि पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स. तो ऑन एन एवरेज इफ आई वाज टू कंप्यूट दैट रिजल्ट, तो वो क्या रहेगा, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना, ठीक है, दैट लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 पाई d स्क्वायर इंटू n/v. ठीक है, दिस इज एक्चुअली u बार अपॉन कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, द एवरेज स्पीड अपॉन कोलिजन फ्रीक्वेंसी, एंड इसका फॉर्मूला इज समथिंग व्हिच इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है, डेरिवेशन इसका काफी सिंपल ही है. लाइक इफ यू अंडरस्टैंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन, तो ये लैम्डा का डेरिवेशन काफी क्लियर हो जाएगा. ठीक है, आप किस तरीके से इसको सोच सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस करना दैट इन अ ड्यूरेशन ऑफ 1 सेकेंड नंबर ऑफ कोलिजन्स z थे. ठीक है, तो बिटवीन वन कोलिजन, बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन कितना टाइम लगेगा. ठीक है, तो आपके पास टाइम आ जाएगा एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू दैट टाइम. ठीक है, तो u बार into 1 upon z, that is what is your mean free path is, the distance traveled between successive collisions. ठीक है, तो इससे आप ये रिजल्ट निकाल लोगे. ये z का फॉर्मूला मैंने पुट करा है यहाँ पर, u बार कैंसिल आउट हो गया, ये मीन फ्री पाथ का आपका रिजल्ट आ जाता है. ठीक है, नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज you can say a set of results जिनका अगर डेरिवेशन नहीं भी आता तो काम चल जाएगा, बट यू शुड रिमेंबर द वैल्यूज एटलीस्ट. ठीक है, यू शुड नॉट स्किप द वैल्यूज. ठीक है, सो ये थोड़ा सा आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग रहेगा इसमें. वैल्यूज एज इन द फॉर्मूलाज, ठीक है, दैट आर देयर. नाउ एक और रिजल्ट रहेगा जो मैं आपको लिखवा देता हूँ. दिस इज समथिंग जो आप लोगों ने पहले भी मुझसे पूछा था जब हम लोग ग्राम्स लॉ के बारे में पढ़ रहे थे. सम ऑफ यू हैड आस्क्ड अबाउट द दिस थिंग, द ग्राम्स लॉ में जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, ठीक है, उसका क्या रिजल्ट रहेगा. ठीक है, इनफैक्ट एक्चुअली एक और रिजल्ट मुझे याद आ रहा है काइनेटिक एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन का, वो भी मैं आप लोगों को, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा एंड फिर मैं वो एक क्वेश्चन भी करा दूंगा. ठीक है, अभी की क्लास में नहीं क्लोज हो पाएगा केटी जी. आई विल टेक 30 मिनट्स मोर ऑफ योर टाइम टू एक्चुअली क्लोज द केटी जी का रिमेनिंग रिजल्ट्स. ठीक है, आज के लिए इतना काफी है. You should be able to solve a good deal of questions from the booklet based on these results that we have discussed today. हाँ, बोलो हर्ष. So is there any particular reason कि सिर्फ दो molecules एक दूसरे से collide करते हैं, ऐसा probability उनका बहुत high रहता है, and 3-4 नहीं करते ज़्यादातर? नहीं, just from the perspective of मतलब अगर if you have मतलब a sample of molecules in a system, ठीक है, and they are randomly moving, ठीक है, and if you were to actually you know kind of figure out the probability कि एक given location पर, ठीक है, दो molecules simultaneously आए, इस चीज की probability versus एक location पर 3 molecules simultaneously एक साथ आए, इसकी probability, तो ये drastically reduce हो जाती है. 4 मॉलिक्यूल एक पोजीशन पर साइमल्टेनियसली प्रेजेंट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी और कम हो जाती है. And sir, one more, so that lambda is 1 upon collision or u average upon collision. U average upon collision frequency, मतलब ये जो टाइम था,
ठीक है, ये 1/z था। ओके सर, ठीक है सर, आया। 1 सेकंड के टाइम में z कोलिजन्स हो रहे हैं, तो बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन कितना टाइम लगेगा वो मैंने निकाला। एंड उतने टाइम में स्पीड अगर मुझे पता है तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड मैं निकाल लूंगा, एंड दैट इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ मीन फ्री पाथ वाज, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन। यस सर, यस सर, बड़े टाइम, यू कैन से टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन मल्टीप्लाइड बाय स्पीड, सो आ जाएगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है, इन पे थोड़ा बहुत क्वेश्चन रहेंगे, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में जब हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे तब हम लोग बताएंगे कि हाँ कोलिजन से बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकते हैं, रिएक्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो हाउ दिस कोलिजन फ्रीक्वेंसी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल देयर। ठीक है, बट ठीक है, आज के लिए इतना काफी है रिजल्ट, थोड़ा सा और रहेगा वो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करता हूँ। एंड देन इन द नेक्स्ट क्लास वी शुड बी एबल टू स्टार्ट विद रियल गैसेस एज वेल। ठीक है, सो दैट विल बी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। ऑल राइट, चलो टेक केयर, गुड नाइट गाइज। कुछ डाउट पूछना है और आपको? ऑल राइट, चलो।